हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और एक बार फिर हम लोग आपके साथ हैं। मेरे पास मेरे स्टूडेंट साथ हैं और जो लोग यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन। और हमारे पास आज दो लोग ऐसे हैं जो हमारे पास पहला सेशन ज्वाइन कर रहे हैं। वन ऑफ देम इज रेयान सिद्दीकी। हेलो रेयान, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आई एम परफेक्टली फाइन। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ज्वाइन किया हमें, और मेरे ख्याल से आप यूट्यूब की वीडियोस देख कर आए हैं हमारी। जी सर, मैं आपकी यूट्यूब की वीडियोस देख के आया हूँ। चलो जी, चले इंशाल्लाह आपको जितना फायदा यूट्यूब से हो रहा है, इंशाल्लाह यहाँ पे क्लास लेके और ज्यादा फायदा होगा। ठीक है जी। ओके जी, देखिए हम एक वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी कर चुके हैं रिगार्डिंग दी इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, और गवर्नर जनरल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। ठीक है, आपको वो यूट्यूब पे एज ए थंबनेल भी मिल जाएगा, और मैं इसको टैग इन भी कर दूंगा। आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस भी आ रहे होंगे ऊपर उसको देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा नाम लियाकत अली खान, और जो कि एज ए प्राइम मिनिस्टर थे। ही वॉज देयर फॉर 19 फ्रॉम 1948 टू 51 बिफोर बीइंग assassinated इन रावलपिंडी। बट हमारे पास जो सवाल आते हैं और जो जवाब आते हैं, खासकर 7 मार्क्स में और 14 मार्क्स में वहां पर हमेशा जो जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे या जो भी हमारे यहाँ ऑफिस बेयर्स रहे, उनके हवाले से वो पूछते हैं कि क्या सक्सेस थी उनकी और क्या फेलियर्स थे। तो हाउ सक्सेसफुल में लियाकत अली खान का सवाल आ सकता है। ठीक है, 14 मार्क्स में। या कोई एक चीज आपको मेंशन करके दे सकते हैं, कोई एक सक्सेस और उसके साथ वाई लगा के दे सकते हैं, या किसी एक फेलियर के साथ वाई लगा के दे सकते हैं। जल्दी चलते हैं और नीचे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि हमारे पास क्या चीजें मौजूद हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लियाकत अली खान साहब की सक्सेसेस क्या थी? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराई थी उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ईयर कौन सा था? 1948 के 49? याद है किसी को? नो सर सर। 48। जल्दी से गूगल करो अपने मोबाइल में। इज इट 48 और इज इट 49? बिकॉज ये एक फैक्ट है, और तुम्हें फैक्ट लिखने पे नंबर मिलता है, तुम्हारा कहानी लिखने पे नंबर नहीं मिलता इतना। ठीक है, उस फैक्टर के अंदर फैक्ट्स मौजूद होंगे तो तुम्हें वेटेज मिलेगी। गूगल करके चेक करके बताओ 48 है कि 49, बिकॉज यहां बच्चे रह जाते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये वो वाली रेजोल्यूशन नहीं है जो 1940 में हुई थी। ठीक है, लेट्स नॉट मेक इट कंफ्यूजिंग। ठीक है, एक 1940 में हुई थी पाकिस्तान बनने से पहले, ये पाकिस्तान बनने के बाद थी। इसमें ये डिसाइड किया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे चलाएंगे। सर जी, सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 में हुई थी। वंडरफुल। ये इसलिए पूछा था, बता मैं भी सकता था, ये पूछा इसलिए था ताकि एक बारी गूगल करके जब सब घुसेंगे ना उस चीज में, जब सब फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो ये याद रह जाएगी। ठीक है, मैं तुम लोगों को सिर्फ ये कराना चाह रहा हूं कि मैं तुम लोगों को पढ़ाऊं ऐसे कि तुम्हें चीजें याद रह जाएं। और याद रखो, जब चीज इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे होते तो वो कभी दोबारा याद नहीं करनी पड़ती, वो मेमोराइज हो जाती है। अब ये कभी नहीं भूलोगे, 12 मार्च 1949। ठीक है, सक्सेसेस थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में गारंटीड की क्या? इस्लामिक लॉ विद इस्लामिक स्टेट विद इस्लामिक लॉज, जिसमें जस्टिस, बेसिक ह्यूमन राइट्स और रिलीजन और फ्रीडम के बारे में बात की। ये तुम्हारा पहला फैक्टर है सक्सेस का लियाकत अली खान का। ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर क्या चीजें थी? इस्लामिक लॉज थे, जस्टिस था, बेसिक ह्यूमन राइट्स थे, रिलीजन था और फ्रीडम था। ठीक है, इनके बेस के ऊपर कानून बनेगा। ठीक है, कानून क्या बनेगा? कानून वो बनेगा जिसको आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ये बेसिकली फ्रेमवर्क था, आउटलाइन थी ये। ठीक है, इस आउटलाइन के अंदर जाएंगी सारी ये चीजें, और इन्हीं चीजों के अंदर से फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, इसके बाहर से कोई चीज नहीं आएगी। ठीक है, आगे कहते हैं इट वॉज एक्सेप्टेड बाय बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, दस स्टार्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन बाय मेकिंग। क्या चीज लिखी है जनाब? लिखी है बाय मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बिगन। अच्छा जी, इसके बाद ये कहते हैं कि ये एक्सेप्ट हो गया था, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लग गए थे काम में।
देन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अपीज्ड उलमास विद द इस्लामिक रेफरेंसेस। देखो यहां पर सबसे बड़ी फोर्स तुम्हारे पास पाकिस्तान में क्या होती है, जब भी कोई बात होती है कहते हैं भाई मौलवियों से पूछें, उलमास से पूछें, ताकि हमारा रिलीजियस एस्पेक्ट जो है वो कंसिडर हो। आपको पता है पाकिस्तान किस बेस पे बना, रिलीजियस बेस पे लगा, ठीक है, सारी बात ही हिंदू मुस्लिम की थी, आप सेक्शन 2 में सारा यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आपके पास एक चीज तो ऐसी थी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए, जिसके नाम पे आपने मुल्क लिया, आपने दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे मुल्क लिया, तो क्या वो वाला एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और जब वो एस्पेक्ट है तो उस एस्पेक्ट को उलमास बहुत खुश होके बताएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इस्लामिक रेफरेंसेस को रखा गया। और इस चीज ने, अगर कोई आपसे खुश होता है तो वो आपकी क्या सपोर्ट इंक्रीज नहीं हो जाती उसके लिए? देखो अगला पॉइंट ऑटोमेटिकली लिंक अप कर रहा है, सपोर्ट फॉर लियाकत अली खान। ये LAK मतलब लियाकत अली खान गवर्नमेंट इंक्रीज। इसका मतलब जब उलमाओं की सपोर्ट आ गई उनको, तो उनके लिए ये एक सक्सेस थी, ठीक है। पहली सक्सेस में क्या कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखी, दूसरी सक्सेस में उनके पास क्या आ रहा है कि उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर उन्होंने इस्लामिक पॉइंट्स रखे, उस इस्लामिक पॉइंट्स की वजह से उलमास की सपोर्ट आ गई उनको। दो बातें हो गई हैं। The resolution became preamble of the 1956, 62 and 73 constitution। ये preamble का मतलब मेरे तौर पे, अगर मेरे मुंह से सुनना समझ सकते हो तो ऐसे समझो कि ये एक फ्रेमवर्क था, इस फ्रेम के अंदर ही 56, 62 और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन फिट इन हुए, ठीक है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो अभी तक चल रहा है पाकिस्तान में? किस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं हम लोग? 1973 भुट्टो का कॉन्स्टिट्यूशन। ओके गुड, 1973 को फॉलो करते हैं, वेल डन। अच्छा, इसको इस तरह भी याद रखो, इन अ फनी वे, नॉट मॉकिंग एनीवन। हमारे पास एक पॉलिटिशियन है फजलुर रहमान, ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान। तो वो अक्सर बेशतर अपनी बातों में कहते हैं 73 के आइन के तनाजुर में, ठीक है। तो दैट 73 इज 73, ठीक है। तो वो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जब कभी ये खबरों में तुम देख रहे हो ग्राउंड को, तो वो ये बोलेंगे 73 के आइन के तनाजुर में बात की जाएगी। तो जब वो ये बोलेंगे तो तुम्हें ये वाला 73 का कॉन्स्टिट्यूशन याद आ जाएगा, ठीक है। आई एम जस्ट मेकिंग इट कि तुम्हें रिमाइंड हो जाए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास तीन चीजें हो गई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक फैक्टर हो गया, तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उलमाज का किरदार जो कि सपोर्ट है वो दो फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर तुम्हारे पास क्या आया कि ये रेजोल्यूशन इतनी स्ट्रांग थी, इसका फ्रेमवर्क इतना स्ट्रांग था कि प्रीएम्बल बना किसका? 56 का, 62 का और 73 का। एंड अगला पॉइंट देखो उसके नीचे डॉट के साथ क्या है, स्टिल यूज्ड टुडे। सर हाँ जी बोलो सर, मतलब यहाँ पे जैसे 1956 की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसकी बेस पर 1973 की बनाई गई, तो इसका मतलब प्रीएम्बल का मतलब एक तरह से उसकी बेस पे। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ ना, उसका फ्रेमवर्क था जी। आया क्या हुआ? क्लास लगी है? अच्छा इधर इधर वो देखो क्लास हो रही है, वहां पे सारे बच्चे बैठे हुए हैं, वो देखो, तो देखो वहाँ सारे बच्चे बैठे हुए और वो कह रहे हैं कौन बच्चा आ गया जो हमारी क्लास खराब कर रहा है। जल्दी से मैं आ रहा, ठीक है, मैं लेकर जाता हूँ, ठीक है, चलो आओ जल्दी से, आओ जल्दी से। अच्छा फिर यहाँ बैठ जाओ, शोर नहीं करना, ठीक है। हाँ जी, अच्छा जी देखो अगला पॉइंट देखो लिखा हुआ है ना, स्टिल यूज्ड टुडे, और इससे पता चलता है कि इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। वही बात जो मैं अभी कह रहा था कि 73 के आइन के तनाजुर में अभी तक चल रहा है 73 का आइन, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका फ्रेमवर्क किसने तैयार करवाया? जो सक्सेस में हम देख रहे हैं लियाकत अली खान ने, ठीक है। फिर लियाकत अली खान गेव सरप्लस बजट टू पाकिस्तान, ठीक है। पहला बजट हमारा ऐसा था जिसमें हमारे पास बहुत अच्छी इकोनॉमी थी, जो कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी चल रही थी। अपॉइंटेड अयूब खान, देखो यहां पर तुम आगे आने वाले टॉपिक्स देख सकते हो, क्या लिखा है? अपॉइंटेड अयूब खान CNC। ये CNC क्या है? कमांडर इन चीफ। वेरी वेल डन सुहेमा। और ये कमांडर इन चीफ बदल दिया गया था, जिन्होंने सेक्शन 3 थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ उनके लिए सवाल है, उनके लिए सवाल है कि CNC की पोस्ट बदल दी गई थी किस शख्स ने, किस ईयर में, कुछ याद है? या? सर 1948 में क्या कहते हैं ना
ये जब ये वो याद है जनरल तिक्का खान? अच्छा हाँ, 1972 में जनरल तिक्का, हाँ जनरल तिक्का खान भुट्टो ने बदला था। भुट्टो ने किया था, उसको क्या बनाया था? Commander of Army Staff या something like that. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो आज भी है, जो आज भी पोस्ट है ना, ठीक है, आज आर्मी चीफ है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ये क्रिएट किया था उसने, ठीक है। देखो एक ही पॉइंट से तुम्हें 2 पॉइंट याद आ गए, ठीक है। एक अयूब खान की अपॉइंटमेंट से सीएनसी का जिक्र आया, सीएनसी आगे जाके लेटर ऑन कब भुट्टो ने चेंज की, जनरल तिक्का खान सानी को बनाया था, ठीक है, तो वहां उसने पोस्ट का भी नाम चेंज कर दिया था। अच्छा यहां पर देखो वो कह रहा है कि डिमांड थी कि जनरल ग्रेसी को बनाया जाए, लेकिन अयूब खान को बनाया गया था, ठीक है। आगे हमारे पास 2-4 चीजें और हैं। देखो हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए सक्सेस में, 1 2 3 4 5 6। तुम्हें अगर 14 मार्क्स का सवाल मिलता है तो तुम्हें 7 फैक्टर्स देने होते हैं, याद है? अब तुम यहां से तुम 3-4 अगर फैक्टर्स तुम याद भी रख लो अच्छे वाले, तो तुम फेलियर्स में से भी 2-3 लेके अपना सवाल पूरा फुल फ्लैज कर सकते हो। और अगर 7 मार्क्स का ही आ गया तो 7 में वो तुमसे या तो फेलियर ही पूछ रहा होगा या सक्सेस पूछ रहा होगा, तो 3 ले लेना। तो हम 3 ही देख लेते हैं फेलियर्स भी, ठीक है। अब देखो फेलियर्स में क्या चीज है जिसको तुम यहां समझना कि फेलियर किस तरह रिकॉर्ड कर। सर एक बात ऐड करूं? हाँ बोलो सर, एक बात ऐड करूं? गो अहेड। सर मैंने कुछ पास्ट पेपर्स देखे और उसमें 14 मार्क्स वाले में जो आंसर्स मैंने देखे हैं उसमें जो मतलब जो मार्किंग स्कीम है उसके आंसर्स में सिर्फ 5 लिखे होते हैं, मतलब 5 फैक्टर्स। तुमने 10 मार्क्स वाला तो नहीं देखा था? नहीं सर, मार्किंग स्कीम में वो कम ही देते हैं, आपको खुद लिखने होते हैं। मार्किंग स्कीम में वो आपको थोड़ा सा ही देते हैं। हाँ वो बेसिक अच्छा ठीक है, इतना ज्यादा ये तो बच्चे का काम है ठीक है ना, तो वो जरा कम ही करते हैं। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अच्छा देखो अब फेलियर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट मार्क्स स्कीम एंड देयर स्टफ, लेकिन अभी फोकस रख लो क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। फेलियर में देखो तुम्हारे पास वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अभी सक्सेस में ही कह रहा था, ठीक है ना, लेकिन अभी देखो फेलियर में कह रहा है, लेकिन देखो बात बदल दी उसने। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हैड नो टाइम फ्रेम फॉर कंप्लीशन। कोई टाइम फ्रेम नहीं था कि भाई आज है तो मुझे कल चाहिए, या आज है तो मुझे अगले साल की 12 तारीख का चाहिए, जनवरी तक। इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं था। देखो टाइम फ्रेम ना होने से क्या हुआ, दस इट वाज नॉट देयर व्हेन इट वाज सोरली नीडेड। जब उसकी जरूरत थी तो वो कंपाइल नहीं हुई थी पूरी। और एग्जाम्पल है कि हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में जब बना तो फ्रेमवर्क पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था कि जिसके अंदर सब मिलके खेलें। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक ग्राउंड में मैच होना है, लेकिन उस ग्राउंड में सपोर्टर्स के बैठने की जगह ही नहीं है, या घास है ही नहीं हर जगह, लेकिन आपने वहां मैच खेलना है, खेलना पड़ गया है, तो क्या वो फुली फ्रेम्ड है? नहीं, वो फुली फ्रेम्ड नहीं है। तो एक तरह का ये फेलियर था क्योंकि उसकी टाइम कंप्लीशन नहीं थी, बस ये क्या खेले जा रहे हैं आप, ठीक है। फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिजेक्टेड, पहली कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया था। फर्दर ईस्ट एंड वेस्ट का डिवाइड था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिले हो रही थी। ये जो डिले था ये इनके 3 साल के हवाले से तुम कर रहे हो। देखो 48 में है ना, देखो 48 से 51 है ना, तो 48 से 51 के हवाले से बात हो रही है कि पहली रिपोर्ट जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने दी थी वो रिजेक्ट कर दी थी, और रिजेक्ट होने के साथ साथ ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड था, ठीक है ना। ईस्ट पाकिस्तान की एक अलग सोच, वेस्ट पाकिस्तान की एक अलग सोच, तो देयर वाज अ डिवीजन, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में डिले हो रही थी, ठीक है। ये उर्दू लैंग्वेज के हवाले से भी एक बात इसमें थी, याद है, हम उर्दू लैंग्वेज के चैप्टर में भी देख चुके हैं ये बात, लेकिन वहां कुछ ज्यादा इसका जिक्र नहीं आता। मैं आगे इसके बारे में बात करता हूं जब हम मुजीबुर रहमान वाले चैप्टर में जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहां लिखा हुआ है PROD इंट्रोड्यूस, कोई बताएगा ये PROD क्या है? जल्दी से इसको गूगल करो, देखो PROD इंट्रोड्यूस गेव पावर टू डिसमिस पीपल फ्रॉम द ऑफिस। इसका मतलब ये कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एग्जैक्टली समथिंग लाइक ये वो पावर थी जिसकी वजह से किसी को भी डिसमिस कर सकते थे किसी भी जगह से, मेंट टू प्रिवेंट करप्शन, ठीक है ना, ताकि
कोई करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, बट इट गेव ऑफिशियल्स पावर टू रिमूव ओपोनेंट्स। देखो एक एक जगह तक अच्छा था, ठीक है, कि आप ये काम कर ले, लेकिन इससे हुआ क्या? ईमानदारी थी, ईमानदारी के लिए बनाया था कानून, लेकिन कानून में क्या हुआ? आपने अपने ओपोनेंट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। यही बात लिखी हुई है यहां पर। हाँ मतलब नहीं, मैं अपलोड कर दूंगा, आई विल अपलोड इट, ठीक है, यू कैन गो। अच्छा जी, जिनास विजन ऑफ डेमोक्रेसी डैमेज्ड बाय इट, ठीक है ना, क्योंकि ओपोनेंट्स ने बेसिकली अपने स्कोर सेटल करना शुरू कर दिए। सो अगर आपको मैं यहाँ पांच के हवाले से कर लूं, अच्छा मैं अपनी वो वाली बात दोबारा कर लेता हूं जो हम पहले रेहान तुम्हारे आने से पहले बात कर रहे थे, मैं क्लियर करता चलूं। भाई देखो, बाकी सारे लोग, सारे रेगुलर स्टफर्स रेडी रहो। देखो मैंने तुम्हें शुरू में कहा था पहले सेशन में कि हम वर्स्ट केस सिनेरियो पे जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में तुम 10 मार्क्स वाला सवाल देख रहे होगे इंस्टेड ऑफ 14, राइट? सही है? अब देखो सही है के बाद वर्स्ट केस सिनेरियो में तुम्हें 5 चाहिए फैक्टर, 7 नहीं चाहिए। समझ आ रही बात? ठीक है ना, 10 में जा रहे हैं तो 7 नहीं चाहिए, 5 चाहिए। तो यहां पे सक्सेस और फेलियर्स को मिला के तुम कोई 5 पॉइंट्स की खिचड़ी बना सकते हो कि नहीं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के 3 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आ रहे हैं सक्सेस और फेलियर मिला के, तो तुम 2 पॉइंट्स और नहीं ले सकते। एक तो प्रियम्बल वाला ले लो, ठीक है, बजट सरप्लस ले सकते हो, ठीक है, अयूब खान की अपॉइंटमेंट ले सकते हो, ठीक है, और फेलियर में तुम 1 या 2 फेलियर डाल सकते हो, ये प्रोड वाला डाल सकते हो, लियाकत नेहरू पैक्ट। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अभी जितनी चीजें तुम देख सकते हो यहाँ तुम्हारे पास सामने पड़ी है, तुम इसमें से 2 यहां से ले लो, 3 वहां से ले लो, या 4 सक्सेस। फेलियर में टाइम फ्रेम वाला, जी जी गो अहेड सर फेलियर में हम टाइम फ्रेम वाला और पीआरओडी वाला ले सकते हैं। परफेक्ट। और वो ऐसा है कि अगर तुम उसको सिंपल सा एक्सप्लेन ना भी करो ना तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है, क्योंकि तुम उसके जिक्र ऊपर कर चुके होगे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो यहां पे हम आगे चलते हैं, हमारे पास एक सवाल आ रहा है इसी तरह से, ठीक है, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाज डिलेड इन 1950s, ठीक है, और व्हाई बेसिक प्रिंसिपल कमिटीज क्रिटिसाइज्ड, ठीक है। अब यहां पर वो सवाल कर रहा है और सवाल के साथ साथ मैं इसको जरा सा एडजस्ट कर लूं। अब वो यहां पे तुम्हें कह रहा है कि पैरिटी ऑफ सीट्स बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, जो क्रिटिसाइज्ड बाय ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट में जो पैरिटी थी सीट्स की, ठीक है, वो क्रिटिसाइज हो रही थी। क्लेम दे डिजर्व हायर सीट्स, और जो कि बात बिल्कुल सही थी, ठीक है। ये बात इसलिए भी सही थी क्योंकि जो बांग्लादेश वाली साइड है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा थी, ठीक है, और ईस्ट पाकिस्तान में पॉपुलेशन कम थी, लेकिन सीट्स का मैग्नीट्यूड और उनके उसमें बड़ा फर्क था। तो उनका क्लेम एक तरह से सही था जो कि एड्रेस नहीं हो पा रहा था, ठीक है। पैरिटी ऑफ सीट्स बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट वर क्रिटिसाइज्ड बाय ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा जी, इट सजेस्टेड उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, रिजेक्टेड बाय ईस्ट पाकिस्तान, दे वांटेड बंगाली। अभी मैंने कहा था हम बात करेंगे मुजीब वाले चैप्टर में जाके, लेकिन बात यहीं आ गई। देखा कॉन्स्टिट्यूशन में, देखो तुम उर्दू वाले चैप्टर में क्या पढ़ चुके हो मेरा बेटा, तुम ये पढ़ चुके हो कि कायदे आजम ने, इवन तुम्हारे ये एग्जाम गाइडेंस में भी लिखा हुआ है, जो कि आइडियल सवाल का सिनेरियो दिया हुआ है एग्जाम गाइडेंस में ऑन पेज नंबर 47 और 48 में भी, जहां पर तुम्हारे पास ये बात लिखी हुई है कि कायदे आजम ने यूनिफॉर्मिटी के लिए, प्लस ये कि सारी मूवमेंट ही हमारी उसमें चली थी, ठीक है ना, तो उस वजह से उर्दू को एज अ बाइंडिंग फोर्स लिया। लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान वाली साइड थी, उनका क्लेम ये था कि हम नंबर में ज्यादा हैं, ठीक है, तो हमें हमारे नंबर्स को देखते हुए हमारे इलाके में तो आप बंगाली को नेशनल लैंग्वेज रखें, और वो नंबर्स में ज्यादा थे ईस्ट पाकिस्तान वालों से, ठीक है ना, तो इस पॉइंट को वो करते थे जिसके ऊपर वो खड़े होकर अपनी बात कर रहे थे, ठीक है। जहां पे ये पॉइंट आ रहा है, इट सजेस्टेड एज उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज, जो रिजेक्शन हुई ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से बिकॉज दे वांटेड बंगाली, ठीक है। आगे स्ट्रॉन्गर सेंट्रल गवर्नमेंट में तकरीबन ईस्ट पाकिस्तान में तकरीबन 56% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान थी। हाँ, तो एक तरह से उनका एक स्ट्रॉन्ग से तो था, लेकिन आपके लीडर ने फॉर साइटेडनेस देख के कहा कि नहीं उर्दू होनी चाहिए,
ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशन, बिकॉज ऑफ द कल्चर, बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग फोर्स, ठीक है ना। तो एक आपने लीवरेज दिया था उसको, ठीक है। स्ट्रॉन्गर सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिटिसाइज, प्रोविंशियल लीडर्स वांटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। हमारे पास उस जमाने में स्ट्रॉन्गर सेंट्रल गवर्नमेंट थी जिसको क्रिटिसाइज किया गया और कहा गया कि प्रोविंशियल लीडर्स चाहते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। तो वो अब ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में भाई एक मिसाल दूं आपको, समझ आ जाएगा सब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या है। जी सर दें। पहले सब बताओ, हाँ भाई दे दूं मिसाल। जी सर सर। दें सर। अभी स्कूल खुलने वाले थे, बताओ। स्कूल खुलने के लिए हो गया था, सब जगह खुल जाएंगे स्कूल। जी सर। सब 5-5 दिन जाएंगे, सब एक साथ बैठेंगे। क्या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या ऐलान किया 6 बजे संडे को? ये नहीं खोलने चाहिए। उन्होंने कहा हम नहीं फॉलो कर रहे, हमारे सूबे में नहीं चलेगा। कहा करा कहा। तो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी सर कर भी दिया हम लोगों ने। कर भी दिया। ये वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है जिसकी एक्सरसाइज चाह रहे थे उस वक्त, समझ आई? यस सर। ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की मिसाल दी है तुम्हें। अब जहां जहां ये वर्ड आएगा तुम्हें पता चल जाएगा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या होती है। या तो मतलब मैं तो अपनी करूंगा भाई, आप जो भी कुछ कह लें ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे इलाके में ये बात हो सकती है, ठीक है। तो ये वो चीजें थी। अब हम चलते हैं मलिक गुलाम मोहम्मद के टेन्योर में, ठीक है, ताकि आपको म्यूजिकल चेयर में जरा एंटर हो सके। पहले तो ये बताओ यहां तक क्लियर है सारी चीजें? जी सर। जी सर। ठीक है। अब देखो मैं जरा पहले यार इसको एडजस्ट करूं, मुझे कभी भी इसको एडजस्ट करना अच्छा नहीं लगा। चलो मैं इसको नीचे ही कर देता हूं। क्या अभी भी मैं तुम लोगों के पास नजर आ रहा हूं वीडियो में? जी सर। जी सर। मेरे पास नजर नहीं आ रहा, बस ठीक है भाई, ऐसे शायद मुझे अपने आप को देखने का कोई शौक नहीं। अच्छा जी, अब मलिक गुलाम मोहम्मद एज अ गवर्नर जनरल 1951 से 1955 तक रहे और ये फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने टुक कंट्रोल किया आफ्टर द लियाकत अली खान असैसिनेशन आफ्टर परसुएडिंग ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, ठीक है। अब ये वो बात है, जब आप इनके बारे में टेन्योर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी सक्सेस क्या थी, ठीक है। इनका नाम क्या है? मलिक गुलाम मोहम्मद। तो ज्यादातर इनके बारे में जब भी आता है तो गुलाम मोहम्मद करके आता है या डायरेक्ट गुलाम करके बात आ जाती है, ठीक है। आपको भी नीचे नजर भी आ जाएगा लिखा हुआ। अच्छा जी, इनकी सक्सेस में क्या है? पहले तो एक कॉलम अपने जहन में बनाओ, ठीक है। एक कॉलम अपने जहन में बनाओ जिसमें तुम सक्सेस लिखो, ठीक है। और तुमने 3 या 4 सक्सेस लियाकत अली खान की रख लो अपने पास, ठीक है। एक वर्चुअल सक्सेस का कॉलम बना लो, ठीक है। वहां लियाकत अली खान के सक्सेस लिखो, ठीक है। और उसके बाद 2 फेलियर्स लिख लो, ठीक है ना। 3 तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आ गए फायदे, और एक अयूब वाला आ गया, और 2 उसके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और प्रॉड वाला आ गया, ठीक है। तो ये 2 फेलियर्स आ गए, तुम्हारे पास 6 पॉइंट्स आ गए, 6 फैक्टर्स आ गए इस वक्त लियाकत अली खान के। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जब ये एंड करूंगा ना तब बताऊंगा। हम सबके, चलो अभी बता देता हूं, हम सबके मलिक गुलाम मोहम्मद, आगे जाके हमारे पास सिकंदर मिर्जा साहब आएंगे, सिकंदर मिर्जा, और एक साहब और आएंगे थोड़ी देर में। तो इन सब के अगर इन सब का कॉम्बिनेशन वाला सवाल आ गया ना कि इस टाइम से इस टाइम तक जो म्यूजिकल चेयर हो रहा था उसके बारे में आप सक्सेस और फेलियर लिखें, तो आप हर किसी के 1-1, 2-2 फेलियर करके आपके पास बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तो आपके सक्सेसेस भी बढ़ जाएंगे, फेलियर्स भी बढ़ जाएंगे ना। तो उनमें से चंक इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे 10 मार्क वाला, या इनफैक्ट अगर 14 में भी मौका मिल गया इसको करने का तो कर ले, ठीक है। तो वर्चुअली एक कॉलम अपने जहन में क्रिएट कर लो और उसमें इसको डालते जाओ, जब जरूरत होगी निकाल के बाहर ले आएंगे। सक्सेसेस में उन्होंने एक 5 साल और 6 साल का प्लान दिया था फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि बड़ा जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त स्टार्ट हो रहा था ना, नया नया पाकिस्तान बना था, तो डेवलपमेंट का एक प्लान होना बहुत जरूरी था। 5 ईयर एंड 6 ईयर प्लान फॉर द डेवलपमेंट, ये याद रखना पहला फैक्टर, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, स्पेशली वो जो जूट मिल्स हैं वो, क्योंकि इंपॉर्टेंट एज जूट वाज मेन एक्सपोर्ट। और ये कहां होती थी? ये ईपी लिखा है, ईपी का क्या मतलब है? ईस्ट पाकिस्तान। वंडरफुल भाई, ये जूट मिल्स उधर होती थी, ठीक है। और
वो मेन एक्सपोर्ट थी आपकी, और he helped to develop Pakistan economically. It helped Pakistan to develop economically, क्योंकि उसी के एक्सपोर्ट से आपको फॉरेन रेमिटेंसेस मिलते थे, ठीक है। लेकिन एक चीज जहन में, यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान का जिक्र इसलिए हो रहा है, ये बात याद रखना, ये मैं तुम्हें कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ, शायद तुम्हें यहाँ लिखने को या समझने को जरूरत ना पड़े, लेकिन ये तुम्हें लाइफ लॉन्गिंग बात है, ठीक है। पाकिस्तान को जो ईस्ट जिस पाकिस्तान में अभी हम रह रहे हैं और जो आज बांग्लादेश है, बांग्लादेश वाला थोड़ा ज्यादा डेवलप था, क्योंकि वहां पे अंग्रेज बहुत अरसा रहा, ठीक है, और उसने बहुत सारी पोर्ट्स वगैरह डेवलप की, आप देख भी चुके होंगे, और कुछ जो ज्यादातर सेंट्रल इंडिया था उसको अंग्रेज ने बहुत डेवलप किया। कहने का मतलब ये, जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान जो जिसमें हम रह रहे हैं, वेस्ट पाकिस्तान, ये जरा अंडर डेवलप था, और बांग्लादेश वाली साइड और जो सेंट्रल इंडिया वाली साइड है वो ज्यादा डेवलप थी, क्योंकि ब्रिटिश का मेन हब वही साइड थी, ये जरा कम थी, ठीक है ना। ये समझ लो कि जैसे कराची थोड़ा बहुत डेवलप था, ठीक है ना। तो हमें जब पाकिस्तान मिला, ये वाला वेस्ट पाकिस्तान, हाँ एक सेकंड, वेस्ट पाकिस्तान जब मिला तो वो जरा कम डेवलप था कंपैरिजन टू दी अदर पार्ट्स, जो कि स्पेशली ईस्ट पाकिस्तान था, जहां पे इंडस्ट्रीज लगी हुई थी। हाँ बोलो सर। अभी क्या कहते हैं, वेस्ट पाकिस्तान ज्यादा डेवलप हो सकता था अगर उसे कलकत्ता वाला एरिया जिसमें मुसलमान ज्यादा थे और गुरदासपुर और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट्स मिलते जहाँ पे वाटर कनाल हेडवर्क्स थे। एग्जैक्टली अगर वो हो जाता तो इनके पास बड़ा अच्छा मौका था बाकी सारी चीजों को डेवलप करने का, ठीक है ना। पर सर साइरल रेडक्लिफ ने नेहरू की बात मान के सब खराब कर दिया। वो एस्पेक्ट भी है इसमें। अच्छा जी, लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस वर डिस्कवर्ड एट सुई बलूचिस्तान। ये जो अभी आपको गैस का बिल आ रहा होता है उसमें आपने देखा होता है SSGC लिखा होता है, तो वो सुई साउदर्न गैस लिखा हुआ होता है उसमें, अगर आपने अपने घर का बिल देखा है कभी। जी सर। तो जब आपने वो बिल देखा है तो उसमें सुई लिखा होता है, दैट सुई, इसका मतलब वो उस जगह से निकल रही है तो उसके नाम से आ रहा होता है वो, ठीक है। और इसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट दिया, ठीक है, खासकर पावर सेक्टर में, ठीक है, और पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को, ठीक है। यूशा इफ यू गोइंग क्लोज द डोर, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, मैनेज टू एलिवेट राइटिंग ड्यू टू द फूड शॉर्टेज and by persuading the US to send 1 million tons of wheat। अच्छा जी, सक्सेस में इनकी 3 चीजें आ रही हैं। पहली चीज, इन्होंने प्लान दिया एक अच्छा, ठीक है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्री एंड दी एग्रीकल्चर, ठीक है। एक तो ये इनका प्लान अच्छा था, ठीक है, सक्सेस थी। फिर उन्होंने लार्ज रिजर्व्स जो थे नेचुरल गैस वो डिस्कवर्ड हुए इनके टाइम में, जिससे इंडस्ट्री को बड़ा फायदा हुआ, खासकर पावर सेक्टर को, ठीक है। 2 बातें होंगी। तीसरी, इन्होंने जब रायट्स बहुत हो गए और फूड शॉर्टेजेस हो गए तो इन्होंने यूएस को परसुएट किया कि हमें खाने पीने की चीजें भेजें, जिसमें वीट थी मिलियंस ऑफ टन्स। अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं अभी, तुम्हें बता रहा हूं एक बात अभी, कि तुम जब पढ़ो तो कैसे पढ़ो। क्या यहां पर यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप का पॉइंट है कि नहीं, बताओ। बिल्कुल है। तो क्या हम चैप्टर 16 में जंप मार के चले गए एकदम? बिल्कुल गए, ठीक है ना। तो जब तुम्हें कोई इस तरह की चीज मिला करे ना, उसको रख लिया करो अपने पास, समझ आई। जब तुम्हें कोई इस तरह का पॉइंट मिला करे कि कोई आगे की बात पता चले या किसी और सेगमेंट की बात पता चला करे, तो उसको सोच लिया करो। अब देखो, वहां जब तुम जाओगे और तुम्हें उस सवाल में ये नहीं आ रहा होगा, फर्ज करो कि हम ये बैठ के बात कर रहे हैं पेपर के अगले दिन, और तुमने ये कहा सर मुझे तो वो वाला सवाल ही नहीं आ रहा था जिसमें पाकिस्तान यूएस के रिलेशनशिप, मुझे तो सिर्फ तालिबान याद आ रहे थे कि ये जंग थी वो जंग थी। तो तुम कहोगे यार सर आपका वो वाला पॉइंट याद आ गया था जब हमने वो वीट मंगवाई थी, वो हमने पढ़ा किसमें था, लगाया किसमें। तो ऐसे भी हो सकता है। तुम चीजों को इंटरकनेक्टेड करके पढ़ो, तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है जी, ओके ओके। आगे चलते हैं, फेलियर्स देखते हैं, ठीक है। जरा सा इन फेलियर्स को देखो, तसल्ली से 2-4 मिनट देखो। मैं जरा बच्चा पार्टी को आराम करके आता हूं, ठीक है, वरना ये बार बार आते रहेंगे। ठीक है, देखता हूं इनको क्या चीज चाहिए मुझसे, ठीक है। तो वैसे क्लास एंड होने में 3 से 4 मिनट है,
ठीक है, मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ और उसके बाद एक नेक्स्ट सेशन कॉल करते हैं ताकि आज का टारगेट मीटअप कर लें। ठीक है, जल्दी से इसको देखो, प्रोडा का जिक्र है आखिरी पॉइंट में, क्योंकि प्रोडा जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि वो खत्म नहीं हुआ था, 1950s में हुआ था ना, 54 तक चल रहा है। आखिरी पॉइंट देखो, एक्सक्यूज मी, किसी को एमजीएम का फुल फॉर्म पता है? मलिक गुलाम मोहम्मद की फुल फॉर्म है यार। ओह, थैंक यू थैंक यू। हमें क्लास खत्म तो नहीं हुई? कितने मिनट रह गए? लास्ट मिनट, लास्ट मिनट है बस, अभी बस अल्लाह हाफिज कर दें फिर नया सेशन लगाएं। अच्छा अच्छा, देखो यहां से तुम्हें पढ़ के तो समझ आ गई होगी सारी कहानी। देखो पहले हुए राइट्स, ठीक है, और हैपन ड्यू टू द फूड शॉर्टेज, ठीक है, और फिर वहां पे एक मसला खड़ा हुआ, अहमदीज प्रेजेंट इन द गवर्नमेंट। तुमने देखा शुरू वाले पॉइंट में अहमदीज वाली बात यहां पर इसलिए आ रही है कि तुमने लियाकत